ताउम्र औरतों की हक के लिए लड़ी। उन्होंने जिंदगी को अपने शर्तों पर जिया और मौत के बाद भी उनके शरीर के साथ क्या होगा ये तय कर इस दुनिया से 24 अक्टूबर 1991 को रुखसत हुई। कायदे से उन्हें दफनाना था, मगर उन्होंने खुद को जलाने का फैसला लिया और फिर हुआ भी ऐसा ही। वे उर्दू साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद और सर्वप्रमुख लेखिका थीं, जिन्होंने महिलाओं के सवालों को नए सिरे से उठाया। उनकी ही रचनाएं हैं कहानी संग्रह, चोटें, छुई मुई, एक बात, कलियां, एक रात, दो हाथ दो सखी, शैतान, उपन्यास हैं टेढ़ी लकीर, जिद्दी, एक कतराए खून, दिल की दुनिया, मासूमा, बहरूप नगर, सैदाई, जंगली कबूतर, अजीब आदमी, बांदी और आत्मकथा कागजी हैं पैराहन। इस्मत आपा यानी कि इस्मत चुगताई, उनके लिए निदा फाजली के ये बोल याद आ रहे हैं। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। इधर उधर कई मंजिल हैं, चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो ढल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। हर एक सफर को महसूस रास्तों की तलाश, हिफाजतों की रिवायत, बदल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा। कहीं नहीं है कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। वो ही थी इस्मत चुगताई। उन्होंने अनेक चलचित्रों की पटकथा भी लिखी और जुगनू में अभिनय भी किया। उनकी पहली फिल्म छेड़छाड़ 1943 में आई थी। वे कुल 13 फिल्मों से जुड़ी रहीं। आपा ने फिल्म निर्देशक साहिद लतीफ़ से निकाह कर घर बसाने का फैसला लिया। फिर उन्हीं दिनों गरम हवा नाम से एक कहानी लिखी, जिस पर बाद में शौहर ने फिल्म भी बनाई और आपा को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। यह उनकी आखिरी फिल्म थी 1973 में, गर्म हवा। आज इस्मत चुगताई की पुण्यतिथि है। उनको नमन करते हुए स्त्री दर्पण के इस खास कार्यक्रम में मैं प्रस्तुत करती हूँ उनकी कहानी जवानी का पाठ। जब लोहे के चने चप चुके तो खुदा खुदा करके जवानी बुखार की तरह चढ़नी शुरू हुई। रग रग से बहती आग का दरिया उमड़ पड़ा। अल्हड़ चाल, नशे में गर्क, शबाब में मस्त, मगर उसके साथ साथ कुल पाजामे इतने छोटे हो गए कि बालिश्त भर नेफा डालने पर भी अटंगे ही रहे। खैर, उसका तो एक बेतरतीब इलाज है और बेहतरीन भी कि कंधे ज़रा आगे ढलका कर ज़रा सा घुटनों में झोल दे दिया जाए। हाँ, ज़रा चाल कंगारू से मिलने लगेगी। बाल हैं कि काबू ही में नहीं रहते, लटें फिसली पड़ती हैं। बाल बहे जाते हैं और मांग तो गायब। अगर माँ 8वीं रोज कड़वा तेल छोड़कर मेढ़िया ना बांधी तो जिंदगी अजीरन हो जाए। गोमुँह लिए कंगरों के तबाक की तरह मुंडा मुंडा लगने लगता है, पर बालों से तो जान छूट जाती है। जैसे किसी ने सर घोट के बालों के बवाल ही ने निजात दिला दी। न जाने ये मेमे फूले फूले बाल गर्दन पर छोड़ के कैसे जीती हैं।
और पाँव, पाँव तो जैसे फावड़ा, क्या जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। अगर ऐसी रफ्तार से बढ़ा तो सिल बराबर हो जाएगा। अंगूठा जैसे कछुए का सर। और भी थी बहुत सी बातें जो अकेले में बैठकर जन्नों को सताती। आईने में नाक देख के तो बस कै आने लगती। ये डबल निगोड़ा जैसे खूंटा। सज्जो की शादी हुई तो ये बड़ी सी नथुनी पहनी थी उसने। क्या प्यारी सी नाक है, गुड़िया जैसी। और जन्नों के खूंटे पर तो नथुनी भी शर्मा जाएगी। जब उसकी शादी होगी तो बिजली गिरे ऐसी नाक पर, उसने सोचा। इस पर सब राती भैया आए थे। कैसे गौर से उसका मुंह देख रहे थे। भला इन्होंने काहे को ऐसी नाक कहीं देखी होगी। जन्नों ने जल्दी से कुछ पूछने के बहाने नाक ओढ़नी से छुपा ली। सब राती भैया झेप गए। समझ गए ही होंगे बिगड़ जाएगी ये। काश वो सुलोचना होती या माधुरी का कन्नंज ही सही। अल्लाह मियाँ का उसमें क्या जाता। कुछ टोटा तो आना जाता उनके खजाने में। अगर जरा वो गोरी ही होती और कामचोर कारीगर जरा ध्यान से उसे ढंग का बनाते तो क्या हाथ चढ़ जाते उनके। वे आंखें बंद करके बहुत से फरिश्तों को खटाखट इंसानी पैकर गढ़ते देखती। काश वो गढ़ी जा रही थी तो फरिश्ता की बगल में फोड़ा ना निकला होता। बापू के जब फोड़ा निकला था तो 1.5 महीना की खाट गोड़ी थी और खुरपैया तक ना हिलाई थी। उसका ख्याल माँ की तरफ भटक गया। खपरैल में ना जाने दिन में कै घंटे एडनती। पिछले चंद महीने से उसका पेट निहायत खौफनाक चाल से बढ़ रहा था। वो खूब जानती थी कि ये फूल ना खाली अज इल्तनत नहीं। अब कभी माँ पर ये बवाल छा जाता है। एक आध बहन या भाई रात भर रें रें करने और उसके कूल्हे पर रोने को आन मौजूद होता है। मक्खियाँ बस दोपहर को सताती हैं। इस कान से उड़ाओ दूसरे कान पर आन मरे। वहाँ से उड़ी तो नाक में तनतनाए। वहाँ से नोचा तो आँख के कुएं में घुस जाती हैं। 2 घड़ी भी ना हुई होंगी कि दुपट्टा के छेद में से यलगार बोल दिया और ऊपर से माँ डकराई। मौत पड़े तेरे सोने पर, उठ सबराती की रोटी दे। गर्दन पर से मैल की बत्तियां छुटाती छीकी की तरह चली। बाहर पत्थर पर सबराती भैया लाल चार खाने का अंगोछा खींच रहे थे। छपाछप से मैली मैली बूंदें उछलकर उनकी अधमिची आंखों और उलझे हुए बालों पर पड़ रही थीं। वो रोटी रुक के पास ही घुटने पर टोड़ी रख के गौर से उन्हें देखती रही। उनके सीने पर कितने बाल थे, घने पसीने में डूबे हुए। जीना घबराता होगा, वे सोचने लगी। कैसी खुजली पड़ती होगी। उनके कसे हुए डंडों और रानों की मछलियां हर छपाक के साथ उछलती थीं। शबराती भैया अंगोछा टट्टी पर फैलाकर रोटी के बड़े बड़े निवाले साग की कमी का गीला करते हुए निगलने लगे। पौडी, उन्होंने सूखी रोटी के मोहित निवाले को गले में जकड़ते हुए कहा और जन्नों ने घबराकर उन्हें कटोरी पकड़ा दी। जल्दी से खा लो, कटोरी मांझ के यहीं धर देना, हमें कट्टी करने की पड़ी है। वो गुरूर से हकाम सादर करती उठी। हम कर देंगे कुट्टी, शबराती रोटी के किनारे खाते हुए बोला। तुम खेत जाओगे? वो चलने लगी। खेत भी जाएंगे? वो गुरूर से एक अमीग डकार लेकर बोला। ओह नक, रहने दो। वो चली। कहते हैं तुझसे कुट्टी नहीं होगी, वैसे ही कोई चोट चपेट आ जाएगी, शबराती ने प्यार से डांटा। शबराती को क्या, उनके आने से पहले वह कुट्टी किया करती थी कि नहीं, ऐसा भी क्या चोट चपेट। झप्पड़ में जाकर उसने रूपा और चंदन को प्यार से 2-4 घूंसे लगाने और उन्हें कोने में चुपचाप खड़ा रहने की ताकीद करके खुद कुट्टी के गठे को बचोर कर गुड़िया बनाने लगी। झेप, हटो, हम कुट्टी कर दें। शबराती ने फिर डकार लेकर चने के साग का मजा लेना शुरू किया।
वो इतरा कर गनासा संभाल कर बैठ गई, गोया उसने सुना ही नहीं। तुझसे एक दफा कहो तो सुनती ही नहीं, ला उधर गनासा। वो गनासा छीनने लगे। नहीं, वो बनने लगी और कुट्टी शुरू कर दी। लो तो लियो अब। वो अपनी फुकनी जैसी मोटी मोटी उंगलियां गनासे के नीचे बिछाकर बोले, ले अब करो कुट्टी, मार दो। हटाओ कि हम सच्ची मार दें। वो गनासा तौल के बोली, जैसे सचमुच मार ही देती। मार, तेरी कलेजे में बूता हो तो मार देख। और जो वो मार ही देती, कचर कचर सारी उंगलियां पिस जाती। ये क्या बात थी? कोई जबरदस्ती थी उनकी? अब मारती क्यों नहीं? सबराती भैया ने आंखें झपकाई और उनका मूंछों वाला मोटा सा होंठ दूर तक फैल गया। गनासा छीन लिया गया और जन्नो खिसई गई। न जाने उसके सख्त और खुदरे हाथों को इस वक्त क्या हो गया, किस कदर छोटे और नर्म मालूम देने लगे। उसे मालूम हो गया कि सीने पर पसीना में डूबे हुए घने बालों से जी क्यों नहीं घबराता और फुकनी जैसी उंगलियों कैसी फुर्तीली होती हैं। जन्नो को बस लगता था कि उसका बस चले तो वो उनके भूखे कुत्तों को अपनी बेटियां भी खिला देती। मगर कितना खाते थे उसके जरा जरा से बहन भाई। वो मोटी सी मोटी रोटी ख्वार कितनी ही जली और अधकचरी क्यों ना हो, चुटकियों में हजम कर जाते। क्या ऐसा भी कोई दिन होगा जब उसे रोटी ना थेपनी पड़े? रात भर माँ आटा पीसती और इस भद्दी औरत से ही क्या क्या सकता है। साल में 365 दिन में किसी न किसी बच्चे को पेट में लिए कूल्हे पर लादे या दूध पिलाते गुजारती। माँ क्या थी? एक खजाना थी जो कम ही न हुआ था। कितने ही कीड़े उसने नालियों में कुश्ती लड़ने और गलाजत फैलाने के लिए तैयार कर लिए थे, पर वैसे ही ढेर का ढेर रखी थी। आखिर वो दिन भी आ गया जबकि रात के ठीक 12 बजे माँ ने भैंस की तरह डकारना शुरू किया। मोहल्ला की कल मुअज्जज बीवियां ठीकरे और हड्डियों में बदबूदार चीजें लेकर इधर से उधर दौड़ने लगी। मोटी दोहर को बछड़े की रस्सी की मदद से खपरैल के काने में तान कर मां लिटा दी गई। बच्चों ने मिनमिनाना शुरू किया और आने वाले से बड़ा बच्चा पछाड़े खाकर गिरने लगा। बापू ने सबको निहायत अजीब अजीब रिश्ता कायम करने की धमकी देकर कोने में ठूस दिया और खुद माँ को निहायत पेशदार गालियां देने लगा, जिनका मफहूम जन्नो किसी तरह न समझ सकी। शबराती भैया दो एक गालियां जो वगैरह को देखकर भैंसों वाले छप्पर में जा पड़े, पर जन्नो माँ की चिंगाड़ी सुनती रही। उसका कलेजा हिला जाता था। मालूम होता था कोई माँ को काटे डाल रहा है। औरतें न जाने उस पर्दे के पीछे उसके संग क्या बेजा हरकत कर रही थीं। जन्नो को ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे माँ का सारा दुख वही उठा रही है, गोया वहीं चीख रही है और एक नामालूम दुख की थकान से वाकई वो रोने लगी। यह था कहानी जवानी का अंश पाठ। आशा है आप सबको पसंद आया होगा और आप सब इस वीडियो के बाद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में स्त्री दर्पण के पेज पर ज़रूर देंगे। धन्यवाद।